नमस्कार प्यारे साथियों, स्टडी IQ यूपीपीसीएस पे आपका स्वागत है। मैं आपका भाई विवेक पांडे। यूपीपीसीएस 2026 देने जा रहे हैं और आप अगर अभी तक किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन में थे कि कैसे एग्जाम क्वालिफाई किया जाए और अगर आपके मन में ये था कि MCQ और सिलेबस और किताबें इसमें कैसे रोल प्ले करती हैं, क्या कोचिंग के माध्यम से सिलेक्शन होगा, या मन में उठ रहे किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन उहापोह का जवाब आज के इस वीडियो में है। मेरे साथ आप 20 मिनट बिताइए। अगर आपके दिमाग में ये सवाल है कि PYQs आपका रोल कैसे प्ले करते हैं एग्जाम में, कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, उन बुक्स में क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ देना चाहिए, क्या 8 से 10 महीने में कैसे तैयारी की जा सकती है, क्यों IITians और बीटेक कैंडिडेट्स ज्यादा सफल हो रहे हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट्स डाउन होते जा रहे हैं, वो क्या कंफ्यूजन हैं जो आपको पीछे छोड़ देते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। डोंट स्किप द वीडियो, प्लीज कम इन। यूपीपीसीएस 2026 से अगर आप लड़ रहे हैं कि यूपीपीसीएस 2026 आपको क्वालिफाई ही कर लेना है और आप PYQ पेपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कि क्या होता है, कैसे PYQ से हम एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं, कितने परसेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल होते हैं और कितने परसेंट क्वेश्चन डेटा ओरिएंटेड होते हैं, ये सारे जवाब आपके लिए हैं। क्या अगर आप गरीब परिवार से हैं तो आपका चयन हो सकता है? क्या आप गांव में रहते हैं तो आपका चयन हो सकता है? क्या आप कामकाजी महिला, गृहिणी अथवा कामकाजी पुरुष हैं तो आपका चयन हो सकता है? क्या 4 घंटे पढ़ के भी सिलेक्शन हो सकता है? ये सारे जवाब हैं आज के वीडियो में। आइए मैं आपको एक एक स्टेप समझाता हूं। यूपीपीसीएस 2026 को सबसे पहले आप इस रूप में देखिए कि आपके पास आपका पाठ्यक्रम होना चाहिए। अगर आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका पाठ्यक्रम क्या है। इस बात को समझाने के लिए पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो ये यूपीपीसीएस एग्जामिनेशन है, ये प्री मेंस और इंटरव्यू ओरिएंटेड एग्जाम है। प्री एग्जाम यूं समझिए कि एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की तरह है, जहां पर आप सामान्य अध्ययन का एक प्रश्न पत्र हल करते हैं जो आपकी मेरिट का हिस्सा होता है, और इसी दिन आप सीसैट का पेपर सॉल्व करते हैं जिसमें 33% अंक मांगा जाता है, यानी कुल 66 अंक की दरकार होती है। 66 मार्क्स आपको चाहिए होते हैं फॉर द क्वालिफाइंग। अगर आपने ये क्वालिफाई किया है तो आपकी ये कॉपी चेक होगी और इस कॉपी के चेक होने पर जो आपका कट ऑफ जाएगा, जो यहां से कट ऑफ जाता है, इसी कट ऑफ पर बेस्ड आपका मार्क्स आता है और फिर जनरल, OBC, SC, ST और विकलांग सभी प्रकार के कोटे लगा करके एक फाइनल X डिजिट का जो कट ऑफ है उसके ऊपर आने वाले सभी कैंडिडेट को ये बता दिया जाता है कि ये प्री क्वालिफाई है, और लगभग 15 गुना विद्यार्थी, ये इससे कम या ज्यादा हो सकते हैं, है ना, एग्जैक्टली 15 गुना होने चाहिए, लेकिन कई बार ये 10 गुना, 12 गुना, 13 गुना हो जाते हैं और कई बार सीटों की संख्या अधिक होने पर ये 16 से 18 गुना भी हो सकते हैं, लेकिन अमूमन 15 गुना के इर्द गिर्द ही रहते हैं। बताया जाता है कि 15 गुना विद्यार्थी क्वालिफाई कराए गए हैं। अब ये विद्यार्थी मेंस एग्जामिनेशन जो कि कुल 1500 नंबर का होता है, ये 1500 अंकों का मुख्य परीक्षा देते हैं। अब इस 1500 नंबर में क्या क्या होता है, तो इस 1500 नंबर में आपका GS पेपर 1, GS पेपर 2, 3, 4, 5, 6 ये होते हैं 200 नंबर के, यानी 2, 4, 6, 8, 10 और 12, ये 1200 नंबर हो गया, और प्लस 300 कर दीजिए, यानी 150 अंकों का 2 प्रश्न पत्र और रहता है, यानी कुल 8 पेपर मुख्य परीक्षा में होते हैं, जिसमें यहां पर आप सामान्य, हिंदी और आलेखन का प्रश्न पत्र हल कर रहे होते हैं, और इसके साथ ही आप निबंध का प्रश्न पत्र हल कर रहे होते हैं 150 अंकों का। ठीक है, तो ये कुल 1500 नंबर का मेंस परीक्षा देने के बाद 3 गुना विद्यार्थियों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है, और इंटरव्यू के बाद ये 100 नंबर का आप इंटरव्यू देते हैं, और फिर उसके बाद आप फाइनल रिजल्ट एक बनाया जाता है। उस X रिजल्ट में आपका नाम और रोल नंबर दिखाई पड़ता है, तो आप फाइनली सिलेक्टेड माने जाते हैं। ठीक है, ये पूरी प्रक्रिया है। अब इस पूरी प्रक्रिया में उतरने के लिए सबसे पहली सीढ़ी है प्रीलिम्स,
और दूसरी सीढ़ी है मेंस। और पहला मेरा दिया हुआ स्टेटमेंट अगर आप अपना तकिया कलाम बना लें कि तैयारी आपको मेंस टू प्री करनी है, यानी जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ना है, इस लाइन का मतलब समझिए कि आपको जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ना है उसके लिखने का अभ्यास जारी कर देना है, उसी समय इस विषय को लिखने का भी अभ्यास जारी कर देना है, केवल डेटा ओरिएंटेड रट्टाफिकेशन पे नहीं रह जाना। अगर कोई ऐसी क्लास है जहां पर केवल रट्टाफिकेशन है तो उस क्लास को ज्वाइन भी नहीं करना है, ना तो उस टीचर को देखना है। ये आप एकदम दिमाग से क्लियर रखिए कि आपके सिलेक्शन की जिम्मेदारी केवल और केवल आपकी है, ना किसी कोचिंग संस्थान की है, ना किसी किताब की है, ना किसी मेंटोर की है, ना किसी दूसरे व्यक्ति की है। आप चयनित होते हैं तो आप जिम्मेदार होते हैं, और आप नहीं चयनित होते, असफल होते हैं तो भी केवल और केवल आप जिम्मेदार होते हैं। इस बात को एकदम कायदे से समझ लीजिए, किसी अन्य की जिम्मेदारी नहीं बनती, केवल आपकी बनती है। इसलिए अब आपको क्या करना है कि मेंस टू प्री पढ़ना है। यानी फॉर एग्जांपल अगर सरल भाषा में आपको बताऊं कि आपने लक्ष्मीकांत उठाया है अगर पढ़ने के लिए, तो आप उसको ऐसे पढ़िए कि प्रीलिम्स ओरिएंटेड डेटा भी क्लियर हो जाए और आपके मेंस ओरिएंटेड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी आप लिखने की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए और उसके कॉपी की जांच कराइए, और जांच में आपके अंदर जो भी दोष पाए जाते हैं उसको ठीक करिए। अगर इस तरह की स्ट्रेटजी अपना करके आप अपने प्रीलिम्स में उतरते हैं तभी आप मेंस लिखने के लिए सक्षम विद्यार्थी के रूप में जाएंगे। अन्यथा ये जो 3 गुना विद्यार्थी क्वालिफाई होके गए हैं ना, इसमें भी रैंकिंग बनती है। जब इसमें रैंकिंग बनेगी, इंटरव्यू से आप मात नहीं दे देंगे। इंटरव्यू से हो सकता है कि वो एक बच्चा 50 नंबर पाएगा, आप 60 नंबर पा जाएंगे। भाई 45 से कम किसी को मिलना नहीं है और 75 से ऊपर किसी को दिया नहीं जा सकता। जांच बैठ जाएगी कि आपने 75 नंबर से ज्यादा, इतनी अच्छी पर्सनालिटी हो गई कि आप 75 नंबर से ज्यादा दे दिए, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो आप रहेंगे तो इसके इर्द गिर्द ही, तो एक औसत बच्चा भी कम से कम नंबर भी पाएगा तो 50 नंबर पा जाएगा। 45 तो अनिवार्य रूप से देना है उसको, क्योंकि प्रेजेंट हो गया है, वो एक भी सवाल का जवाब ना दे, कोई पर्सनालिटी ना रहे, 45 नंबर तो लेके आएगा। हम कहते हैं 50 नंबर उसको मिला, आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी तो आप 60, 62, 63, 64, 65 नंबर पा जाएंगे, यही कर लेंगे ना आप, इससे ज्यादा थोड़ी पा जाएंगे। बहुत होगा, बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, 70 नंबर पा जाएंगे। तो आपने उसको कितने नंबर से पीछे कर दिया? 20 नंबर से। वो 20 नंबर इन पूरे 1200-1500 नंबर के पेपर्स में कहीं ना कहीं से लपेट के बराबर कर देगा। बात समझ में आया? तो हमारा मेन फोकस कहां होना चाहिए? जो सिलेक्शन का पूरा केंद्र बिंदु है वो मेंस टू प्री है। पहला सवाल का उत्तर, आइए थोड़ा सा पीछे आइए, क्या पढ़ना पड़ता है प्रीलिम्स में, जरा समझिए। तो ये पूरे के पूरे 150 नंबर के 150 प्रश्नों की संख्या होती है, 150 सवाल आपसे पूछे जाते हैं, 300 नंबर का एक पूरा पेपर होता है। 300 नंबर के इस पूरे पेपर में आप जो है 2 घंटे में आप ये पूरा का पूरा 150 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसमें अगर आप देखेंगे तो पहले नंबर पर आप भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ते हैं, फिर आप भारत और विश्व के भूगोल और भारत और विश्व के भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल का अध्ययन करते हैं, यानी इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं। फिर आप इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं, शासन पढ़ते हैं, संविधान, पंचायती राज, लोक नीति, आधिकारिक मुद्दे इत्यादि का अध्ययन करते हैं। तत्पश्चात आप भारतीय अर्थव्यवस्था में सामाजिक विकास को पढ़ते हैं, यानी कि इंडियन इकोनॉमी पढ़ते हैं। फिर आप नेशनल इंटरनेशनल जो भी करंट अफेयर्स के मामले हैं उनको पढ़ते हैं। इंडियन एग्रीकल्चर आपसे पूछा जाता है, आप इसको पढ़ते हैं और सामान्य विज्ञान का अध्ययन करते हैं। फिर उसके बाद प्रारंभिक स्तर की थोड़ी सी गणित की भी थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। हालांकि ये सीसैट में आएगी, प्रीलिम्स में सीसैट के अंतर्गत रखा जाता है। अब देखिए सीसैट पर हमारी बात अलग से होगी, इसके पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं सीसैट में, मैं वहां पर लंबी बात किया हूं। आपका कमेंट आएगा तो मैं सीसैट पर अलग से वीडियो बना दूंगा, स्पेशली सीसेट ओरिएंटेड एक वीडियो। लेकिन अभी मैं आपको इस प्रीलिम्स के इस पूरे सिलेबस से और मेंस के सिलेबस से अगर आप इसको कंपेयर करेंगे, एक बार एक काम करिएगा, कंप्लीट मेंस का सिलेबस निकालिएगा, कंप्लीट ये प्रीलिम्स का सिलेबस आपके सामने है, ये सब मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा। टेलीग्राम पे कैसे जोड़ना है क्या है सब अंत में बताएंगे। इसको एक बार मिलाइएगा, देखिएगा इसमें एक शब्द ऐसा नहीं दिया हुआ है जो आपके मेंस में ना हो, है ना? बात समझ में आ गई कि नहीं? तो इसी बिहाफ पर आपको पूरी की पूरी तैयारी करनी है। यानी कि हमारे पास 2 चीजें होनी चाहिए हमारे तैयारी के लिए। जिम्मेदार कारक कौन कौन से हैं, जिम्मेदार तथ्य कौन कौन से हैं? तो सबसे पहली जिम्मेदारी हमारे पाठ्यक्रम की है और आंख के नीचे से काजल चुराने जैसी तैयारी होनी चाहिए। और दूसरा है पीवाईक्यू और एमसीक्यू की जिम्मेदारी। अब इस पीवाईक्यू और एमसीक्यू की क्या जिम्मेदारी है, इसी पर आज का पूरा वीडियो बेस्ड है। आइए 2026 पीवाईक्यू आधारित रणनीति कैसी होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स कौन सी हैं, चयन का रोड मैप क्या होना चाहिए, तो सफलता की ओर आपका मार्गदर्शन कैसे होगा। देखिए आपको जानना पड़ेगा कि ये जो तैयारी है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के फॉर्मेट में है, मैं आपको बता चुका हूं ना, ये 3 चीजें होती हैं, ठीक है।
फिर अगर आप देखेंगे तो जो परीक्षा का पैटर्न है वो 3 चरणों से आयोजित होता है, प्री मेंस और इंटरव्यू। और अंक का वितरण भी इसी प्रकार से होता है कि प्रत्येक चरण के लिए अलग अलग अंक वितरित होते हैं जो अंतिम मेरिट में आपके प्रभावी सूची में दिखाई पड़ते हैं। प्रीलिम्स के नंबर नहीं जोड़े जाते, मेंस का 1500 नंबर और 100 नंबर का इंटरव्यू, 1600 नंबर पे आपका पूरा फाइनल रैंकिंग बनती है। अगर देखेंगे तो तीनों चरणों के लिए एक संतुलित और एकीकृत तैयारी की आवश्यकता पड़ती है, यानी एक मैनेज्ड प्रिपरेशन की जरूरत पड़ती है, एक बैलेंस्ड नेचर अपनाने की आवश्यकता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी कि पीवाईक्यू आधारित तैयारी कैसे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि क्या पैटर्न है और उस पैटर्न के रिपीटिशंस को अंडरस्टूड करना पड़ेगा ताकि आपको ये पता चले। और पैटर्न समझने में कौन आपकी मदद कर सकता है, तो पीवाईक्यू ही वो एकमात्र रास्ता जरिया है जो आपकी मदद कर सकता है पैटर्न को समझने में। यानी कि पिछले सालों के आप पीवाईक्यूज उठाइए, पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आपको शिल्पी पब्लिकेशन का या किसी भी पब्लिकेशन का मार्केट में जाइए, पतली पतली किताबें 30-35 रुपए की मिलती हैं, है ना, अभी मेरे सामने पड़ी होती है, मैं आपको दिखाता भी एक आध, तो आप उसको उठा करके ले आइए और उस सारे विषयों की, मेंस की और प्री के लिए तो आपको घटना चक्र मिल जाएगा, पूर्वावलोकन वो उठा लाइए, और मेंस के लिए आपको शिल्पी पब्लिकेशन की पतली वाली किताब मिल जाएगी, उसमें केवल क्वेश्चंस होते हैं हर साल के, पिछले 10-12 सालों के, वो उठा लाइए। ये 2 चीज आप लेके आइए तो आप उसके पैटर्न को समझ पाएंगे और आप समझेंगे कि कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक्स को या कंटेंट को रिपीट किया गया है। फिर आप समझेंगे कि आप प्रश्नों की भविष्यवाणी कैसे की जाती है, यानी पीवाईक्यू विश्लेषण से सबसे ज्यादा संभावित प्रश्न निकल करके आते हैं, उसके प्रारूप की भविष्यवाणी आपके दिमाग में हो जाएगी। आप सेट कर लेंगे दिमाग में कि भैया पॉलिटी से किस तरह के क्वेश्चन एकदम फिक्स है, भाई कहां कहां से किन किन टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, हिस्ट्री के किन किन टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी से या वर्ल्ड ज्योग्राफी के किन किन टॉपिक्स पर लगातार परीक्षक की निगाह बनी हुई है कि इनके बिना वो सवाल बनाता ही नहीं है। ये आपको कौन सिखाएगा? पैटर्न सिखाएगा। यही पीवाईक्यू 5 साल 7 साल 8 साल का जब लगाते हैं तो आपको पैटर्न पता चल जाता है कि भाई नंबर ऑफ क्वेश्चन हिस्ट्री के ज्यादा थे, पॉलिटी के ज्यादा थे कि इकोनॉमिक्स के ज्यादा थे, और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन करंट से किस प्रकार कोरिलेट कर रहे थे, उस साल के किस प्रकार के मामले से इस छूता हुआ आपका करंट अफेयर से रिलेटेड इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था, किस मामले को टच करता हुआ साइंस का क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था। समझ में आ रहा है ना? तो ये पैटर्न समझने के लिए आपको पीवाईक्यू बेस्ड स्टडी करनी पड़ेगी। अच्छा स्कोर के लिए भी यही करना पड़ेगा कि आपको उन विषयों पर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा जो आपकी मदद कर सकें, और आपको मैक्सिमम नंबर खींचने के लिए प्रीलिम्स में क्या पकड़ना चाहिए। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी साल 17 सवाल पीवाईक्यू 17 सवाल आपके ज्योग्राफी से आए हैं, हिस्ट्री से 14 सवाल आए हैं और 9 क्वेश्चन आपके आ गए हैं करंट अफेयर के। अब किसी साल 35 क्वेश्चन आपका अकेले करंट अफेयर ने पकड़ लिया और 12 सवाल ज्योग्राफी ने पकड़ लिया, 9 सवाल आपके इंडियन पॉलिटी ने पकड़ लिया और 6 सवाल केवल इंडियन हिस्ट्री ने पकड़ लिया। तब तो आपको पैटर्न समझने में मदद मिली, पॉइंट समझने में मदद मिली, और आपको ये पता चला कि अगर पैटर्न चेंज होता है साल दर साल तो क्या बदलता है, किस प्रकार की अनुभूति आपको हो रही है, वो आप कैच करिए और कैच करके डायरी में नोट कर लीजिए। अगर इतना करते हैं तो आपको काफी बेनिफिट होता हुआ दिखाई पड़ेगा, और समय की बचत भी आप यहीं से करेंगे क्योंकि तैयारी की दिशा में अनावश्यक विषयों में समय बर्बाद नहीं करना है। अब क्या करना है, पूरे सिलेबस को अगर आप समझेंगे तो सामान्य अध्ययन है जिसमें इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था और विज्ञान पूछे जा रहे हैं, और इसका महत्व क्या है, छानबीन के लिए ऐसा किया जाता है ताकि आपकी योग्यता का निर्धारण किया जा सके। फिर उसके बाद मेंस पेपर में आप आते हैं, जीएस पेपर 1 2 3 4 5 6, इसका विस्तृत अध्ययन करना पड़ता है क्योंकि अंतिम चयन के लिए जिम्मेदार होते हैं, और इसका विश्लेषणात्मक लेखन करना आना चाहिए, यानी आपको कायदे से उस विषय की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी आप उस पर अच्छे से लेखन कर पाएंगे, यानी विश्लेषणात्मक लेखन की मांग होती है। फिर एक निबंध का पेपर होता है, निबंध लेखन में आपसे क्या पूछा जाता है, सामाजिक समसामयिक, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, कृषि, डिजास्टर मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, इन सब से रिलेटेड कुछ मुद्दे पूछे जाते हैं ताकि आपके विचारों की स्पष्टता की जांच की जा सके, और ये आपको ज्यादा नंबर दिलाने में सहायक होते हैं। निबंध और सामान्य हिंदी का पेपर रैंक क्रिएट करने में आपकी हेल्प करता है। पेपर 1 2 3 4 5 6 आपको सिलेक्शन दिला सकते हैं, लेकिन ये दोनों पेपर आपको अंडर 100 मिला करके खड़ा कर देते हैं, क्योंकि इन 300 पेपर्स में मैं आपको एकदम स्पष्ट बात बताऊं, पिछले अपने 8-10 सालों के एक्सपीरियंस के बिहाफ पे अगर मैं आपको बताऊं तो ये कह सकता हूं कि निबंध पेपर में हिंदी माध्यम अथवा अंग्रेजी माध्यम का बच्चा 110 नंबर 115 नंबर ले आता है, और सामान्य हिंदी में 120 नंबर लाना कोई बहुत बड़ी बात बिल्कुल नहीं है। एक औसत, एक एवरेज स्टूडेंट भी ला सकता है, और इतने से भी कम नंबर यानी अप्रोक्सीमेटली 100 के आसपास नंबर आपके मेंस एग्जाम में आते हैं, जबकि वो 200 नंबर के पेपर है। आप उठा करके पूरी लिस्ट को एक बार रीड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा।
अब फिर ये जो वैकल्पिक लिखा है, ये वैकल्पिक नहीं है, दरअसल ये सामान्य हिंदी और आलेखन है। तो ये सामान्य हिंदी और आलेखन के आधार पर जो है ये मेरिट सुधार के लिए ये पेपर आपका रखा गया कि आप अपनी मेरिट ठीक कर लीजिए और इसका गहन अध्ययन करना जरूरी होता है। फिर देखिए क्या करना चाहिए, ये कर्व कैसे चलता है। पीवाईक्यू पढ़िए ताकि आपको प्रश्न का उद्देश्य पता चले और पैटर्न समझने में मदद करेगा। और विषयों को आप वर्गीकृत कर लीजिए ताकि प्रत्येक प्रश्न के टॉपिक को बकेट कर पाए। बकेट कर पाने का क्या मतलब होता है कि भाई ये टॉपिक जरूर पढ़ना है, मतलब एक दो टाइप की कलर पेन या हाइलाइटर रखिए। जैसे रेड मतलब खतरे का निशान की भाई इसको जरूर पढ़ना है। ग्रीन का मतलब कि हमको पहले से आता भी है और इसको पढ़ के भी जाना है क्योंकि ये ट्रेंडी टॉपिक्स है और आज के समय की मांग के आधार पर यह कहीं ना कहीं से कनेक्ट हो रहे हैं, या तो निबंध में कनेक्ट हो रहे हैं, या तो करंट अफेयर से कनेक्ट हो रहे हैं, या तो जो हमारे डरावने टॉपिक्स थे जिस पर रेड पेन लगाए थे ये समझे बिना वो समझना कठिन हो जाएगा। इस प्रकार के टॉपिक्स को बकेट करना है। बकेट करना मतलब उसको बाल्टी में रख लेना है, ठीक है, ऐसे आप उसको सेट करिएगा। 5 साल का ट्रेंड को समझिएगा ताकि जो रिपीटिशंस हैं, जो उसकी लेवल ऑफ डिफिकल्टीज हैं, वो आपको समझने में हेल्प मिलेगी और इसी ढांचे का पालन करके आप पीवाईक्यू से ज्यादा लाभ उठा सकते हैं और अपनी नौकरी में अपने आप को खड़ा कर सकते हैं। आप एक ट्रेंड समझिए कि विषयवार पीवाईक्यू की एक मैपिंग को अगर आप देखेंगे तो इस तरह की कुछ मैपिंग बनाइए आप। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, ये चार्ट क्या कर रहा है, विभिन्न विषयों के पीवाईक्यू की अनुमानित आवृत्ति को दिखा रहा है। और ये जो ब्लैक है ये आपका क्या दिखा रहा है और जो ग्रीन है ये क्या दिखा रहा है। तो ब्लैक और ग्रीन को अगर आप समझेंगे तो जैसे इतिहास इस बार इतना पूछा गया तो राज्य व्यवस्था ज्यादा हो गई, फिर भूगोल थोड़ा सा और डाउन हुआ, अर्थव्यवस्था और डाउन हो गई, विज्ञान प्रौद्योगिकी और डाउन, नीति शास्त्र और डाउन हुआ, हिंदी अंग्रेजी और डाउन हो गया, वैकल्पिक और डाउन हो गया। ये जो वैकल्पिक लिखा है ना ये आप सामान्य हिंदी और आलेखन समझिएगा, ये जो हिंदी अंग्रेजी लिखा है ये सीसेट है आपका। तो ये लेवल आपको समझना पड़ेगा कि किसको कितना कितना टाइम देना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको सीसेट को कुछ ना करिए, नॉन टेक और टेक टाइप के दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं, एक टेक होते हैं एक नॉन टेक होते हैं। टेक वाला जो बच्चा है वो केवल प्रैक्टिस पर ध्यान देगा, नॉन टेक वाले कुछ कंटेंट भी पढ़ेंगे और साथ में प्रैक्टिस भी करेंगे। रोज का 1.5 घंटा आपको इस विषय पर देना है, पीवाईक्यू बेस्ड ही रहना है और कुछ टॉपिक को मैराथन के बिहाफ पर आप इसको आराम से निकाल सकते हैं, या फिर जो बैच आप लेते हैं उस बैच में इसके बारे में पढ़ाया ही जाता होगा तो थोड़ा बहुत अध्ययन करना है, ठीक है। अब जब बात करेंगे इन पूरे पेपर्स की तो इसको मेंस टू प्री के बिहाफ पर आपको तैयार करते रहना है, ताकि जैसे मान लीजिए हिस्ट्री है तो आप देखिए हिस्ट्री के लिए कौन सी बुक पढ़ना है ये सब मैं अभी बता रहा हूं आपको। फिर उसके बाद उस बुक को पढ़ने का सलीका क्या होना चाहिए, आइए उस पर चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो देखेंगे तो आपको पहले क्या करना चाहिए, प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए आपको रेगुलर बेसिस पर एक लक्ष्य बनाना चाहिए कि हमको इतना पीवाईक्यू एक दिन में लगाना है। यानी 2-3 चीजों के लिए एकदम कसम खा लीजिए कि मुझे रोज का न्यूज पेपर पढ़ना है, करंट अफेयर की मैगजीन मुझे प्रतिदिन पढ़ना है और पीवाईक्यू लगाना है। 1.5 घंटे 2 घंटे मुझे पीवाईक्यू पर रहना है। रहना है मतलब रहना ही है, कुछ भी हो जाए, कितना भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, भाई मुझे ये काम आज करना है। अगर मुझे 1 साल में ही सिलेक्शन ले लेना है, पंचवर्षीय योजना का हिस्सा नहीं बनना, तो ये काम करना है। अच्छा, फिर उसके बाद उसका साप्ताहिक समीक्षा भी करिए। केवल यही मत करते रहिए रोज पीवाईक्यू लगा रहे, रिजल्ट कुछ नहीं है। साप्ताहिक रूप से जितना आपने पीवाईक्यू लगाया है उसकी समीक्षा करिए कि वो कौन से टॉपिक थे, वो कौन से सब्जेक्ट थे जहां से आप कमजोर पड़ रहे थे। क्या आप इंडियन हिस्ट्री में कमजोर हैं, या इंडियन ज्योग्राफी में कमजोर हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी में कमजोर हैं, इकोनॉमिक्स में कमजोर हैं, साइंस में कमजोर हैं, सीसैट में कमजोर हैं। एक बार अपने आप को जांचिए ना कि आप उसकी समीक्षा करिए हर हफ्ते, और हफ्ते में 5 दिन ही पीवाईक्यू लगाना है। 6वें 7वें दिन केवल उनमें जो कमी रह गई थी उसको पढ़ने में और रिवीजन में लगा देना है, ठीक है। 5 दिन पीवाईक्यू और 2 दिन उस पर समीक्षा करने में लगा देना है। फिर आप उसके त्रुटियों का एक लॉग बनाइए ताकि आप अपनी गलतियों को दर्ज कर पाएं और उनसे कुछ सीख पाएं, ताकि भविष्य में वो गलतियां रिपीट ना हो। हमारी उम्र और हमारा समय इतना कम है कि हम खुद गलती करके नहीं सीख सकते, हमें दूसरों की गलतियों से सीखना पड़ेगा। अब दूसरों की गलतियों से सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो आपके साथ के क्लास रूम के स्टूडेंट्स हैं, जो आपके ऑनलाइन बैच के स्टूडेंट्स हैं, जो आपके टीचर्स हैं, वो आपको गलतियों से बचने के कई रास्ते सुझाते रहते हैं, उन पर जरा फोकस करिए। हाँ, ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि बताई गई कोई भी बात प्रत्येक विद्यार्थी के ऊपर एक समान लागू नहीं होती है। संशोधन मैट्रिक्स का इस्तेमाल करिए, यानी एक ऐसा मैट्रिक्स है जो आपको बताता है कि नियमित संशोधन के लिए एक मैट्रिक्स बनाइए जिसमें कमजोर विषयों पर ध्यान ज्यादा दिया जाएगा और जिन विषयों पर आपकी पकड़ बन चुकी है, आपने अच्छे से पढ़ लिया है। कई बार आप क्या करते हैं, आप कोरिलेट कर पाएंगे मेरी बात को, कि आपने पढ़ लिया तो आपने उसको पूरी तरह से बंद कर दिया, फिर 2-3 महीने बाद जब तक आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़ के थोड़ा सा तैयार हुए तब तक पता चला कि यार वो जो पहले पढ़ा था वो तो गायब हो चुका है ना, ऐसा होता है ना। तो आपको क्या करना था, आपको उसको कंप्लीट खत्म करके बंद नहीं कर देना था, खत्म करके पीवाईक्यू पे रहना था और उसमें कुछ चीजें जो फंसती जा रही थी उसको रिवीजन मोड पे डालते जाना था, तब नए सब्जेक्ट को टच करना था। बट आपने क्या किया, आपने उसको कंप्लीटली बैकअप दे दिया कि भाई तुम जाओ, तुम पैकअप कर लो, अब हम नए विषय के साथ करेंगे। नहीं,
मजाक की बात है, लेकिन आप ऐसा समझिए कि 8 के 8 हो आपकी पत्नियां हैं और प्रत्येक को एक बराबर अटेंशन मिलना चाहिए। अगर किसी को भी अटेंशन कम मिला तो डिवोर्स हो सकता है, ध्यान रखिएगा। मैं आपको बता दूं कि मेंस एग्जाम के लिए आप पीवाईक्यू पर कैसे अटेंशन पे करेंगे। आप उत्तर लेखन का अभ्यास करेंगे रेगुलर बेसिस पे, पीवाईक्यू के आधार पर उत्तर लेखन करिए, नियमित प्रैक्टिस करिए। करंट अफेयर से आपका जुड़ाव बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि सामयिक समसामयिक जितने मुद्दे हैं उनके आधार पर आप उत्तरों को और ज्यादा प्रासंगिक बना पाते हैं, आप टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग बेटर तरीके से कर पाते हैं, ग्राफ डिजाइन कर पाते हैं, और आप बहुत कम शब्दों में बहुत सटीक और बहुत शानदार शैली में उत्तर लेखन की प्रक्रिया तभी सीखेंगे जब आप लगातार 5 महीने 6 महीने प्रैक्टिस करके तैयार रहेंगे। क्योंकि मेंस एग्जामिनेशन रिटन एग्जामिनेशन है और ये दो चीजों की प्राथमिक मांग करता है कि 1 मिनट में 26 से 30 शब्द लिखने का अभ्यास, अच्छी राइटिंग, कॉन्फ्लिक्टेड कंटेंट से बचते हुए वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी हो कि आप अपने परीक्षक के सवाल को सरल तरीके से प्रस्तुत कर दीजिए। दैट्स इट। यही आपके सिलेक्शन का फाइनल की पॉइंट बनता है दोस्त। लेकिन आपने क्या किया कि टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, तो आप क्वेश्चन की डिमांड नहीं समझ पाएंगे, और क्वेश्चन की डिमांड नहीं समझ पाएंगे तो सही उत्तर तक पहुंच नहीं पाएंगे, फिर उलझुल बातें करेंगे और नंबर कटेगा आपका, बस। फिर उत्तर की संरचना भी तो डिसाइड कर लेंगे आप अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करते करते, ताकि आपका उत्तर काफी इफेक्टिव होगा, स्पष्ट होगा, सुसंगत होगा, उसकी संरचना विकसित हो जाएगी, एक मॉडल आंसर क्रिएट हो जाएगा और आप उसी वे में लिखते हुए चले जाएंगे। और इसमें इसका फीडबैक लीजिए ताकि इसमें सुधार हो सके। यानी आप जिन बैचेस का हिस्सा बनिए उसमें इस बात का बहुत ध्यान रखिए कि क्या आपके मेंस की कॉपी चेक हो रही है कि नहीं। अगर नहीं हो रही तो वो बैच आपको नहीं लेना है। आपकी प्राथमिक डिमांड है कि आपकी कॉपी चेक होनी चाहिए, आपको मेंटर्स मिलने चाहिए। तो अपने उत्तरों में प्रतिक्रिया प्राप्त करिए, लगातार सुधार के लिए अपने शिक्षकों से बात करते रहिए। आपको बता दें कि प्रवृत्ति, प्रतिक्रियाएं और उत्तर लेखन में क्या युक्ति अपनानी चाहिए। तो शब्द सीमा की रणनीति अपनाइए कि निर्धारित शब्द सीमा में आपको प्रभावी उत्तर लिख लेना है, ना तो बताए गए शब्द सीमा से बहुत कम ना बहुत ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल 200 शब्दों में अगर कोई बात कहनी है तो आप 170 180 शब्दों में भी अगर अपनी बात का सटीक उत्तर कर देते हैं तो दैट इज ओके, आपके नंबर यहां नहीं कटेंगे। हाँ, 220 तक भी चले जाते हैं तब भी नंबर नहीं कटेंगे। लेकिन ऐसा ना हो कि 200 शब्द सीमा को आप 100 शब्दों में निपटा दीजिए या 300 शब्दों तक लेके चले जाइए। ये दिखाता है कि आप एक संगठित व्यक्ति नहीं है, आप एक ऐसे व्यक्ति नहीं है जो दायरे को सीमित रखते हुए अपना काम कर पाए। आप दूसरों के दायरे तक पहुंचने की कोशिश करेंगे या तो अपने ही दायरे को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। मुख्य बिंदुओं की जांच करिए ताकि अपने उत्तरों में जितने भी आवश्यक मुख्य पॉइंट्स हैं उन सबको शामिल करिए, चेकलिस्ट बनाइए और मॉडल आंसर्स के संदर्भ में उच्च गुणवत्ता वाले उत्तरों की संरचना बनाइए, उनकी सामग्री को समझिए ताकि मॉडल आंसर को अध्ययन करने में आपको मदद मिलेगा। फिर टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि परीक्षा के दौरान प्रत्येक प्रश्न के लिए जितने समय आपको दिए गए हैं अगर आप उसका सही उपयोग नहीं कर पाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि एग्जाम में आप कहीं ना कहीं से या तो आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे या तो आप क्वेश्चन में जिस प्रकार की थिंकिंग एबिलिटी लेकर के गए थे वो आप रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे और आप पीछे रह जाएंगे। क्या करना चाहिए, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक पढ़नी चाहिए? तो जैसा कि जग जाहिर है कि राज्य व्यवस्था के लिए आपको एम लक्ष्मीकांत पढ़नी है, इंडियन पॉलिटी के लिए ये सबसे व्यापक पुस्तक है पॉलिटी के अध्ययन के लिए। इतिहास के लिए जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मैं अभी हाल फिलहाल में इंटरव्यू में काफी व्यस्त रहा हूं, तो उन बच्चों से मैंने काफी अच्छा फीडबैक लिया है। तो एक कॉमन लिस्ट निकल करके आई है जो मैंने आपके लिए नोट किया है, तो मैं कुछ आइडिया आपको दे देता हूं कि क्या क्या पुस्तकें आप पढ़ सकते हैं। जैसे मैं आपको नोट डाउन करके भी बता देता हूं कि अगर आप इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास विषय के लिए आप 3 पुस्तकों का सहारा लेते हैं, जिसमें आप सबसे पहली पुस्तक आप स्पेक्ट्रम को देखते हैं। राजीव अहिर सर की किताब है ये। तो स्पेक्ट्रम आप देखते हैं, स्पेक्ट्रम आधुनिक भारत के लिए है, तो ये आप आधुनिक भारत के लिए पढ़ते हैं। ये आधुनिक भारत का इतिहास है। फिर उसके बाद आप मिडवल और मॉडर्न भी तो पढ़ेंगे, तो एंशिएंट इंडिया और मिडवल इंडिया करके एक किताब आती है यूपीएससी के लिए, बहुत ज्यादा इसको बच्चे पढ़ते हैं, कुछ बच्चों ने इसको बहुत रिकमेंड किया है, तो आप चाहें तो ये देख लीजिएगा। अदरवाइज आप प्राचीन इतिहास के लिए आर.एस. शर्मा को देख लीजिएगा, जो कि बहुत चर्चित पुस्तक रही है, और मध्यकालीन के लिए सतीश चंद्रा को।
ठीक है, ये पूरी किताबें हैं जो, अच्छा एक जो है, अगर आप ज्योग्राफी पे जाते हैं तो ज्योग्राफी के लिए आप पीछे आ जाइए। ज्योग्राफी के लिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है, आप माजिद हुसैन सर की किताब पढ़ सकते हैं, या फिर आप जो है जीसी लियोंग इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ सकते हैं। ये सर्टिफिकेट फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी का समग्र दृष्टिकोण विकसित करती हुई किताब है। एटलस आपके पास होना चाहिए, और एनसीईआरटी भी ज्योग्राफी में आपको पढ़ना कंपलसरी है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। ये आपको लिखना सिखा देती है, और यहाँ पर भी आपको 11th 12th की एनसीईआरटी पढ़नी है। हिस्ट्री में भी आपको 10th 11th 12th की एनसीईआरटी कायदे से पढ़नी है, 9th से 12th तक की। ठीक है, फिर उसके बाद आप जाएंगे तो अर्थव्यवस्था आपको बता ही दिया गया है, वहां पर हमने बता दिया। अर्थव्यवस्था के लिए आप इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह को पढ़ सकते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था। इसमें अवधारणाओं की बहुत स्पष्ट जांच करते हुए आपको चीजें लिखित रूप में मिल जाएंगी। ठीक है, और क्या बच जाता है आपका, हाँ 11th 12th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी में जरूर पढ़ना है। 11th 12th की एनसीईआरटी सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हमारे यहाँ एनसीईआरटी का पूरा प्लेलिस्ट बन रखा है, आप चाहे तो उसको देख लीजिएगा, 1 महीने में आप खुद ही कंप्लीट कर ले जाएंगे, सब कुछ अलग से करना नहीं पड़ेगा। एथिक्स के लिए बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, तो लेक्सिकन की एक बुक आती है, लेकिन वही है कि अब दिक्कत क्या है कि वही लेक्सिकन की घिसी पिटी भाषा में आप सारा मेंस लिख रहे हैं, पूरा बच्चा वही लिख रहा है, तो नंबर कहाँ से मिलेगा। जैसे सबको मिल रहे हैं 80 90 85, वैसे आपको भी मिलेंगे। आप थोड़ा सा अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो चीजें सोचिए। नीति आपके अंदर होनी चाहिए ना, एथिकल वैल्यूज तो आपके भीतर है, आप वही कॉमन आंसर सबको दे रहे हैं, तो कुछ आप थोड़ा सा अच्छे से संस्कृत के श्लोकों का ध्यान दीजिए, अच्छे लेखन शैली का प्रयोग करिए, कुछ अपने निजी जीवन में एक्सपीरियंस्ड आंसर राइटिंग करिए, ताकि आप नीति शास्त्र में और अच्छे नंबर ला सकें। ये इस किताब की खासियत है कि इसमें इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड काफी अच्छे से लिखा हुआ है, मतलब ये दोनों का ध्यान दिया गया है। और नीति शास्त्र के लिए बहुत मानक संदर्भित पुस्तक सबके पास होती है, आपके पास भी होगी। विज्ञान प्रौद्योगिकी की बात करें तो रवि पी अग्रहरि की एक किताब आती है, विज्ञान प्रौद्योगिकी सामाजिक विकास पर काफी बल देते हुए। और इसमें अगर मैं इंपॉर्टेंट तौर पर आपको बताऊं तो आप साइंस के लिए 9th और 10th की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, और 12th का बायो, ये दो चीज जरूर देख लीजिएगा। 9th 10th की एनसीईआरटी और 12th का बायो पढ़ लीजिएगा, ये जरूरी है, कंपलसरी है, इतने से आपका काम हो जाता है। और साथ में आप लूसेंट देख सकते हैं, लूसेंट में जितना साइंस में दिया हुआ है उतना आपके लिए लगभग काम का है, काम हो जाता है उतने से आपका। तो ये मोटा मोटा एक बुक लिस्ट थी जो आपके लिए जरूरी थी, ये आपके पास होगी। नहीं होगी तो आप इनमें से जो किताबें नहीं है उसको परचेज करिए, लेकिन ध्यान रखिए ज्यादा किताबों का भंडारण, ज्यादा पीडीएफ का भंडारण आपको नहीं करना है, आपको इस चीज से बचना है। क्योंकि अब वो बहुत दिन से बच्चे कर रहे हैं लेकिन सिलेक्ट तो नहीं हो रहे हैं, रिजल्ट तो नहीं आ रहा है, यानी कुछ और गलती है, उसको सही करना चाहिए। एक ही किताब को 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ना है, बार बार हाईलाइट करना है, अंडरलाइन करना है, नोट्स बनाने। एक बार शॉर्ट नोट्स बनाना है, शॉर्ट मतलब शॉर्ट ही होता है, ये मतलब नहीं है कि आप एक बार एम लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं तो दूसरी एम लक्ष्मीकांत रिटन बाय यू कर दिया है आपने, ये गलती नहीं करनी है आपको। आप 200 पेज की किताब पढ़िए तो 50 पेज का आपका नोट्स होना चाहिए, बजाय इसके कि 200 पेज की किताब पढ़ के 250 पन्ने की आपने जो है एक नोट्स बना दी है और उसको आप शॉर्ट नोट्स कह रहे हैं, ये बेवकूफी नहीं करनी है आपको। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि इससे आपको क्या प्रेरणा मिलती है। तो टॉपर्स की कुछ आदतों को देखिए, तो सफलता के लिए अपनी आदतों को संरेखित करते हैं ताकि वह सफल उम्मीदवारों की रणनीतियों का अनुकरण करें और उसी के आधार पर आगे बढ़े। लेकिन सफल लोग क्या सच बोल रहे हैं, इसकी गारंटी है क्या? तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपने सफलता की एक अलग मार्ग, अलग कुंजी हो सकती है। प्रत्येक व्यक्ति के कमजोरियां और उसकी ताकतें भिन्न भिन्न होती हैं, तो आप उसके आधार पर तैयारी करें तो ज्यादा अच्छा होगा। आप इसकी दैनिक पुष्टि करिए ना, ताकि अपनी मानसिक दृढ़ता और आत्मविश्वास को बढ़ा सकें, सकारात्मक पुष्टि कर सकें अपनी। और फोकस टेक्निक का इस्तेमाल करिए ताकि अध्ययन के दौरान जो व्याकुलता, जो बेचैनी, जो छूट जाने और पकड़ लेने की जो उहापोह है, इससे बाहर आइए, एकाग्रता को बढ़ाइए। इसके लिए आप अच्छा भोजन करिए, नियमित व्यायाम करिए, एक्सरसाइज करिए, गाने सुनिए, गार्डन में घूमने जाइए, अपने दोस्तों से बात करिए भाई। और ये नहीं करेंगे तो आप एक अच्छी पर्सनालिटी के साथ एक अधिकारी बनने जा रहे हैं, बंद कमरे का माझी नहीं। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, है ना। तो आपको छूट मिलनी चाहिए कि आप अपने दोस्तों से बात भी कर सकें, आप घूमने भी जा सकें, आप गाने भी सुन सकें, आप फिल्में भी देख सकें, आप डांसिंग भी कर सकें और आप अच्छे से पढ़ाई भी कर सकें, आप अपने गेम पे भी फोकस कर सकें। ये एक कंप्लीट मैन बन के आपको निकलना है, तब आपके इस सिलेक्शन में आप आगे बढ़ पाएंगे। अच्छा, आप ध्यान दीजिएगा इस विषय में कौन कौन से, कोशिश करिए कि जब आप किताब पढ़ रहे हो तो क्या स्मार्ट टेक्निक यूज करनी है। तो विषय के लिए कौन सा अध्याय इंपॉर्टेंट है,
अपने अध्ययन सामग्री में अधिकतम जो है जो प्रत्येक विषय है उसके लिए सबसे प्रासंगिक अध्यायों का आप चुनाव कर लीजिए और जिसकी उत्पादकता सबसे ज्यादा है उन बिंदुओं को खोजिए, यानी कि एग्जाम में आने वाले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और ये कैसे पता चलेगा? उसकी उपयोगिता के आधार पर। तो मुख्य अवधारणाओं को, महत्वपूर्ण तथ्यों को, संभावित प्रश्नों को आप एक बार हाईलाइट करिए, उनके शॉर्ट नोट्स बनाइए, की बनाइए। एक पुस्तक के साथ पीवाईक्यू को भी शामिल करना है। आपने कोई बुक पढ़ी, फॉर एग्जांपल आपका पॉलिटी खत्म हो गया, सारा पीवाईक्यू प्री प्लस मेंस का लग जाना चाहिए और देखिए कि लगा पा रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं लगा पा रहे हैं तो इसका मतलब आपका किताब खत्म करना बेकार हो गया, आपने मेहनत नहीं किया, ये आपने कॉन्सेप्ट की समझ विकसित ही नहीं की, है ना। तो अपनी पाठ्य पुस्तकों को पिछले वर्ष के पीवाईक्यूज के साथ एकीकृत करिए ताकि पैटर्न को समझने में आपको मदद मिले और आप इसी के आधार पर आगे बढ़ सकें। बुद्धिमानी इसी में है ताकि आप सफलता की कुंजी से ताला खोल सकें, समझिए। और आपको दैनिक दिनचर्या में क्या करना चाहिए? आपके एजुकेशन का स्लॉट बनाना चाहिए। टाइम नहीं सेट करना है कि 9 से 10 ये करूंगा, 10 से 11 ये। स्लॉट मतलब एक बार में 2 से ज्यादा किताबों को खत्म नहीं करना। जैसे आपने ये प्लानिंग कर लेनी है कि मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ रहा हूं, तो एक दिन का टाइम बांट दिया हिस्ट्री के लिए, शाम का टाइम बांट दिया ज्योग्राफी के लिए, बीच का टाइम हमने पीवाईक्यू, पेपर, करंट अफेयर पढ़ने में और रिवीजन में लगा दिया। ऐसा कुछ टाइम स्लॉट को डिवाइड करना है, ठीक है। फिर पीवाईक्यू के लिए एक प्रोसेस तैयार करना है कि इस टाइम में पीवाईक्यू लगाऊंगा, इतना पीवाईक्यू मुझे रोज लगाना ही लगाना है। फिर उसके रिवीजन के लिए भी एक टाइम स्लॉट सेट करना है। 5 दिन पढ़ना है, 2 दिन रिवीजन करना है, 2 दिन नया नहीं पढ़ना है। जैसे आप अगर हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ भी रहे हैं तो उसमें आपको ये ध्यान देना है कि 5 दिन पढ़िए, 2 दिन रिवीजन, 5 दिन पढ़ना है, 2 दिन रिवीजन, 5 दिन पीवाईक्यू लगाना है, 2 दिन उसको रिवाइज करना है, अपनी गलतियों पर काम करना है। दैट्स इट। यही प्रोसेस यूज करके आगे बढ़ना है और खुद का मूल्यांकन करिए ना, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की ताकत और कमजोरियां भिन्न भिन्न होती हैं। सबके लिए एक समान मानक नहीं काम करते हैं। आप देखिए, मासिक लक्ष्य चार्ट बनाइए। कैसे चार्ट बनाएंगे कि शुरुआती 1 से 4 हफ्ते में आपका कितना सही और कितना गलत हुआ। ये सही को दर्शाता है और ये गलत को दर्शाता है। तो मान लीजिए कि पहली बार में आपका सही का स्लॉट कुछ ऐसा था कि आपने 90 सवाल सही किए, बाकी गलत हो गए। फिर आप देखिए कि दूसरे बार में आपके सही का स्लॉट अप हुआ, गलत का स्लॉट डाउन हुआ, फिर सही का स्लॉट बढ़ता गया, गलत का स्लॉट डाउन होता गया। इस बिहाफ पर आप देखिए, यानी 1 से 4 सप्ताह, यानी 1 महीने, फिर दूसरे महीने, फिर तीसरे महीने, तो लगभग 3 से 4 महीने में आप देखेंगे कि आपकी कमांड अपने एग्जामिनेशन पर बहुत शानदार बन चुकी है। अब इस चार्ट से आपकी प्रगति को, आपके फ्लुएंसी को, एक्यूरेसी को आप ट्रेस कर सकते हैं और ये तो आप कर ही नहीं रहे थे। तो सीधा एग्जाम में जाकर के ट्रेस करने का मौका मिलता था, पता चलता था लाखों विद्यार्थियों में आप कहीं दिख ही नहीं रहे। इस बात को समझिए, है ना। फिर रिवीजन की रणनीति क्या होगी? तो सबसे पहले तो आप प्रारंभिक लर्निंग के अकॉर्डिंग, अधिगम मतलब लर्निंग के तुरंत बाद जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं उसको मजबूत करिए। फिर सेकंड रिवीजन में आप अवधारणाओं को बनाए रखने के लिए 1 सप्ताह के भीतर उसको दोबारा से देख लीजिए, किताब बंद नहीं कर देनी है। थर्ड रिवीजन करते टाइम पे आप स्थायी रूप से उसको याद रखते हैं और मासिक आधार पर उसकी पूरी सामग्री की समीक्षा करते हैं। यानी पहले तो आप पहली बार में आपने उसको पढ़ा, दूसरी बार में उसको आपने लर्निंग्स के रूप में समझा, तीसरी बार आपने उसको परमानेंटली अपने माइंड में सेट कर लिया और उसको अब मंथली रिवीजन मोड पे डाल देना है, डे बाय डे रिवीजन से हट करके। फिर आप कुछ फ्लैश कार्ड और शॉर्ट नोट्स का भी तो यूज करिए, जिसमें आप मेन पॉइंट्स, फॉर्मेशंस, इंफॉर्मेशंस, फॉर्मूलाज, इन सब चीजों को एक सेट बना करके उसका रख लीजिए ठीक ठाक तरीके से। मॉक टेस्ट लगाइए और टाइमिंग सेट करिए ताकि आपको पता चले कि क्या आप ठीक टाइम में अपनी स्लॉट्स को सेट आउट कर पा रहे हैं कि नहीं, ताकि मॉक शेड्यूल पता चले, गलती का सिस्टम पता चले, टाइम मैनेजमेंट सेट हो पाए आपका। इस आधार पर अगर आप देखेंगे तो आपका जो पूरा उत्तर लेखन है वो इस आधार पर चलता है कि आपकी संरचना कैसी है, आप जो संरचना बना रहे हैं, जो फॉर्मेशन आप तैयार कर रहे हैं, क्या उसमें आपने डिमांड, जो टॉपिक का डिमांड है उसको आपने फुलफिल किया है कि नहीं, शॉर्ट तरीके से लिख दिया है कि नहीं, है ना। और आपका फ्लो कितना शानदार है और कितना स्पष्ट तरीके से आपका उत्तर लेखन हुआ है। ध्यान दीजिएगा, जब आप संरचना तैयार करते हैं तो कोशिश करिए कि एक फ्लो चार्ट, कुछ चरण और कुछ ढांचे बना करके आगे बढ़िए और फिर उसका निष्कर्ष निकालिए, सारांश लिखिए, फिर अंतिम विचार प्रस्तुत करिए। उस विषय का परिचय ठीक रूप से दीजिए, उसमें सभी महत्वपूर्ण मुद्दों की चर्चा करते हुए, तर्क करते हुए, उदाहरण के रूप में क्रमबद्ध तरीके से जो भी आप लिख पाए वो लिखते हुए उसको समाप्त करिए। ये आपके उत्तर को बहुत प्रभावी बनाता है। ध्यान रखिए, समसामयिक घटनाएं और पीवाईक्यूज इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी मदद करेंगे। दैनिक समाचार पत्र जरूर पढ़िए, साथ में मंथली जो रिवीजन है उसको भी ड्रॉप नहीं करना है।
इन सारी चीजों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसके बिना काम नहीं हो पाएगा। ये कुछ टॉपर्स की आदतें हैं जो आपको बताते हैं कि सफलता के लिए अपनी आदतों को संरेखित करिए, ताकि सफल उम्मीदवारों की रणनीति का अनुकरण करके आप आगे बढ़ सकें, है ना। तो कुछ इस तरह की चीजें अगर आप करते हैं तो आपके आगे बढ़ने के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं। ये जो मैंने आपको बताया है, इस बात को सरल तरीके से समझिए कि PYQ ही सफलता की कुंजी है। अगर ये नहीं किया तो सिलेक्शन से बाहर, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको ये पूरा का पूरा जो मैंने कंटेंट बताया है ये इस टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ये हमारा टेलीग्राम है और इसके टेलीग्राम पर जाकर के आप मुझे यहाँ से मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। और अगर आप मुझे अलग से देखना चाहते हैं और मुझसे बातचीत करना चाहते हैं तो viveksir.official के नाम से हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट QR को स्कैन करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। देखिए, अगर आप इतनी सारी किताबें और इतना सब कुछ करने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं तो हम आपके लिए लेकर के आते हैं एक आरंभ बैच। ये आरंभ बैच क्या करता है? तो इस आरंभ बैच के माध्यम से हम सबसे पहले आपको सिखाते हैं NCERT, तत्पश्चात हम आपको कराते हैं PYQs, जो कि 5100 का PYQ है। इतने क्वेश्चंस हम आपको करा देते हैं। फिर हम आपको एक रिकॉर्डेड और एक लाइव बैच प्रोवाइड कराते हैं, ताकि आप इसको कायदे से पढ़ पाएं, एक्स्ट्रा टाइम दे पाएं, तो जो है रिकॉर्डेड भी देख पाएं। साथ में हम आपके CSAT की भी जिम्मेदारी लेते हैं और आपको कंप्लीट CSAT भी पढ़ाते हैं। आपको देते हैं मेंटोरशिप प्रोग्राम, और मेंटोरशिप के साथ साथ टीचर मेंटोर, जो आपको जूम मीटिंग के तहत कनेक्ट करके आपकी समस्याओं का निदान कर सके। और मेंटोर्स हमारे यहाँ ऐसे होते हैं जो आपको टॉपिक वाइज आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व करने में आपकी पूरी हेल्प करते हैं। साथ ही साथ आपको हम IGP प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं, यानी इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। हम आपको एक डमी इंटरव्यू कराते रहते हैं, जिसमें आपको बुलाते हैं ताकि आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर पाए। साथ ही साथ आपको बता दें कि हमारे यहाँ कंप्लीट बुक आपको खुद ही भेज दी जाती है। 12 पुस्तकों का एक पूरा बंडल है जो आपके घर पे भेज दिया जाता है। हर महीने करंट अफेयर आपको अलग से लेने नहीं जाना, हम खुद ही आपके एप्लीकेशन पर उसको प्रोवाइड करा देते हैं ताकि आपको मदद मिल सके। और हमारी जो तैयारी है वो मेंस टू प्रीलिम्स के फॉर्मेट में होती है। और इस बार का 2026 का जो प्रीलिम्स है वो 6 दिसंबर को होने जा रहा है, यानी कि आपके पास 10 मंथ मिनिमम है। तो इस समय का सदुपयोग कैसे करना है ये मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं। कैसे बैच ले सकते हैं? हमारा हिस्सा बनने के लिए आपको गूगल पर जाना है, स्टडी IQ सर्च करना है, पहले लिंक पर क्लिक करना है और फिर यहां जा करके आपको स्टेट PSC क्लिक करना है। स्टेट PSC पर जाएंगे तो उत्तर प्रदेश पर क्लिक करना है और उत्तर प्रदेश PSC का ये आरंभ बैच कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। हमारे पास आपके लिए मेंस ओरिएंटेड स्पेशल आलेखन बैच भी है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन तब जब आपका कोर्स कंप्लीट हो गया हो, एटलीस्ट 50% कंप्लीट हो ही गया हो तब। प्रीलिम्स का स्पेशल बैच भी है, लेकिन केवल प्रीलिम्स से कोई फायदा नहीं है। मैं आपको यही कहूंगा कि आप हमारे आरंभ बैच का हिस्सा बनिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सब चीजें जो मैंने बताया वो मिलती हैं। गोल्ड और प्लेटिनम 2 टाइप की मेंबरशिप है हमारे यहाँ। जैसे आप हमारा गोल्ड बैच लेते हैं तो बाई नाउ पर जाइए तो BK लाइव कोड यूज कर लीजिए। ये कोड आप कोई भी कोर्स खरीदिए स्टडी IQ का तो कोड यही यूज करना है, BK लाइव। अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई करने के बाद आपको दिखेगा 9999 में ये बैच आपको मिल जा रहा है। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो ये रहा मेरा नंबर, ये मेरा पर्सनल नंबर है। इस पर आप डायरेक्ट कॉल ना करके व्हाट्सएप करिएगा, बताइएगा कि आपका नाम ये है, आप कहाँ से हैं, आपका प्रश्न क्या है। ये 3 चीज आपके मैसेज में रहेगी तो आपको रिप्लाई 24 घंटे के भीतर मिलेगा। और मैं अपना फ्री टाइम बताऊंगा कि आप इस टाइम पे कॉल करें, इस टाइम पे हमारी आपसे बातचीत होगी। आपका निदान 100% मैं करूंगा। BK लाइव कोड के साथ आप हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हैं। जितनी चीजें मैंने आपको बताया वो सब हमारे बैच में आती हैं, ये ध्यान रखिएगा। PYQ बेस्ड स्टडी, टाइम मैनेजमेंट, रेगुलर स्टडी, और फिर आप एक IITian की तरह ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी का यूज करते हुए सिलेक्शन की लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। नमस्कार, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे और किसी मुद्दे पर अगर आप परेशान हैं तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं उस पर नई वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद।